हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस लेसन में बात कर रहे हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी। हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सीरीज चल रहा है उसी का ये 7वां लेसन है। और इसके पहले के लेसन्स के अगर आपको देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, जो कि आपको हेल्पफुल करेगा पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित। हम लोग इस लेसन में बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, यानी जैव प्रौद्योगिकी, जैव तकनीक। जैव तकनीक जो है ये हमारा बीपीएससी मेंस का जीएस पेपर 2 सेक्शन 3 यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो हम लोग इसमें बात करेंगे पहले कि जैव तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी है क्या, कितने टाइप के हैं और इसके अलग अलग क्षेत्र में किस प्रकार का इसका एप्लीकेशन है। खासकर हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में इसका किस प्रकार का इस्तेमाल है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे हेल्थ सेक्टर में एनवायरमेंट पोल्यूशन को कम करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट के द्वारा कुछ गाइडलाइंस है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बायोटेक्नोलॉजी है क्या। बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी मतलब जैव तकनीक, मतलब एक ऐसा तकनीक है जिसको हम लोग इस्तेमाल करके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जीव में, चाहे वो पेड़ पौधा हो या फिर पशु हो या फिर सूक्ष्म जीव हो, उसके कोशिकाओं में उसमें कुछ हम लोग बदलाव करके ऐसा हम लोग प्रोडक्ट को बनाते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए फायदेमंद होता है। इसको हम लोग सिंपल भाषा में और भी समझ सकते हैं कि मानव द्वारा जीव विज्ञान के नियम का पालन करते हुए अपने मनचाहा उद्देश्य को पाने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है वही हमारा हो गया बायोटेक्नोलॉजी। इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं और उन सारी कैटेगरीज को अगर समझेंगे तो पहला आता है रेड बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो गया? बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है अगर हम लोग मेडिसिन के रिसर्च में या फिर नया दवा बनाने में, न्यू ड्रग्स के डेवलपमेंट करने में, या फिर हम लोग स्टेम सेल्स हो गया, जो कोशिकाएं हो गई, ह्यूमन टिश्यूज हो गया, उसके मरम्मत करने में, उसके उपचार करने में, मतलब रेड बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीटली जो है हेल्थ सेक्टर में इस्तेमाल करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, तो वो हो गया रेड बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा हो गया वो है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये हो गया एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जो तकनीक इस्तेमाल किया जाता है वो है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग रिसर्च करते हैं वैसे प्लांट्स के, वैसे जीव जंतु को जो कि डिजीज रेसिस्टेंट, प्लांट में वो बीमारियों से बचा सके। तो रेड बायोटेक्नोलॉजी हो गया हेल्थ सेक्टर, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर, और व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी वो हो गया इंडस्ट्री सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। हम लोग नए नए केमिकल्स बनाते हैं, नए कंपाउंड बनाते हैं, या फिर नए फ्यूल्स वगैरह डेवलप करते हैं, ईंधन वगैरह बनाते हैं गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए। तो जो नए नए जो इंडस्ट्री के क्षेत्र में रिसर्च होता है वो आता है व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। उसके बाद में आता है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी में क्या जाता है, जैसे कि ब्लू का मतलब क्या हो गया, समुद्री एरिया हो गया, पानी हो गया। तो समुद्र के क्षेत्र में जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं या फिर समुद्री वातावरण में जो हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं उसमें जो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ पे की जो वाटर में समस्याएं हैं, उसके एनवायरनमेंट में कुछ समस्याएं हैं, उसको दूर करने के लिए तो हम लोग इस्तेमाल करते हुए हो जाता है हमारा ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। तो इसमें सबसे पहला जो आ जाता है टर्म आता है वो आता है जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। मतलब हम लोग कोई फसल है उसको जीन में हम लोग कुछ इस प्रकार का बदलाव लाते हैं कि उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, तो कहीं उसका न्यूट्रिशन, उसका जो पोषण है वो बढ़ जाता है, या फिर बहुत पेस्ट रेसिस्टेंट मतलब कीड़े मकोड़े से बचाव करता है। तो ये सारे जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, उसके जीन्स में हम लोग कुछ बदलाव लाते हैं। मतलब इसके जो जीन्स है उसमें कुछ अलग से हम लोग जीन्स इस्तेमाल करते हैं और इसको मॉडिफाई करते हैं, मतलब उसको मैनिपुलेट करते हैं, सुधार उसमें चेंजिंग करते हैं। इसका एप्लीकेशन हम लोग देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि उसको हम लोग टॉलरेंट बना सकते हैं। जैसे कि बहुत एरिया में है जहाँ पे ज़्यादा ठंडा पड़ता है, ज़्यादा सूखा पड़ता है, वहाँ का सॉइल जो है वो नमकीन है, जहाँ पे गर्म है मौसम, तो वैसे तुलना में हम लोग क्रॉप्स, वैसे क्रॉप्स को डेवलप कर सकते हैं कि वैसे एरियाज में भी वो क्रॉप जो है, वो फसल जो है उग सके। ये पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा हो गया केमिकल पेस्टिसाइड। अब जो रासायनिक उर्वरक हम लोग, रासायनिक जो कीटनाशक हम लोग इस्तेमाल करते हैं पेड़ पौधे को बचाने के लिए, उसके जगह पे हम लोग इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप बना सकते हैं। मतलब ऐसा फसल बना सकते हैं जो कि कीड़े को लगने ही नहीं दे। मतलब या तो कुछ ऐसा उसके उस प्लांट्स में कुछ वैसा चीज़ हो जो कि कोई भी कीड़ा लगता है तो वो मर जाए। तो वैसे हम लोग पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप हम लोग बना सकते हैं। तीसरा देखें
कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होता है। अब बहुत ऐसे भी फसल होते हैं कि जो कि उपजाते हैं, उपजाने के बाद में कुछ दिनों रखने के बाद में वो खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो हम लोग अगर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग कुछ ऐसे क्रॉप्स में जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, तो वो क्रॉप जो है जल्दी नहीं सड़ेगा और ज़्यादा दिन तक वो चलेगा। मतलब जो हमारा सॉइल का जो है, सॉरी, जो हमारा हार्वेस्ट के बाद में, खेती के बाद में जो लॉस होता है, उसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है। चौथा देखें, वो है कि मिनरल्स, जो पेड़ पौधे जो है वो मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं, खनिज लवण जो लेते हैं, उस मिनरल्स को हम लोग ऐसा करें कि वो मिनरल्स थोड़ा सा ले लेकिन उसका फ़ायदा ज़्यादा हो। मतलब उसका जो इफ़िशियंसी है, क्षमता है, उसको बढ़ा दें। और इससे क्या होगा कि हमारा सॉइल जो है, हमारा मिट्टी जो है, उसका उपजाऊ जो है ज़्यादा दिन तक चलेगा। मतलब उसका फर्टिलिटी जो है वो ज़्यादा दिन तक चलेगा। अगला में देखिए फिफ्थ में कि वो है कि किसी फसल में हम लोग न्यूट्रिशन वैल्यू, उसका पोषण शक्ति को हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे चावल हो गया, उसमें हम लोग एडिशनल विटामिन ए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि उसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा हो जाए। उसी तरह गेहूं में डिफरेंट डिफरेंट हम लोग क्रॉप्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब उसका पोषण वैल्यू को हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ये भी गोल्डन राइस में चर्चा में था, विटामिन ए उसमें इनरिच किया गया है। बीटी टॉक्सिन की बात करते हैं। अब बीटी टॉक्सिन क्या होता है? बीटी टॉक्सिन होता है बेसिकल थ्योरिनजेनेसिस। अब इसमें क्या होता है बीटी टॉक्सिन में कि कोई भी प्लांट्स वगैरह हम लोग आते हैं, जैसे बीटी कॉटन, बीटी बैगन, ये सब काफ़ी चर्चा में था। तो इसमें क्या होता है कि अपने अंदर ही कुछ इस तरह का रेसिस्टेंस कुछ चीज़ छोड़ता है, एक टॉक्सिन, एक जहर छोड़ता है, जो कि अगर कोई कीड़ा इसमें लगता है तो कीड़ा मर जाता है। तो मतलब इसी को कहा गया बीटी टॉक्सिन। तो बीटी टॉक्सिन मतलब क्या हो गया कि कुछ सर्टेन इंसेक्ट हैं, जैसे कि बडवार्म, टोबैको बडवार्म, आर्मी वर्म, बीटल्स, डिप्टेंस, फ्लाइज, मॉस्किटोज, ये सारे जो है इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जो कि अगर उस पेड़ से लगेंगे तो वो पेड़ जो है उन लोगों को जहरीला देगा और फिर कीड़े मकोड़े मर जाएंगे। ये हो गया बीटी टॉक्सिन। फिर इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में। अब खाद्य संस्करण में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाने में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। और फिर हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट जो एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ये सारे एग्रीकल्चर को आप लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला कि क्रॉप्स को हम लोग ज़्यादा सहनशील बना सकते हैं। दूसरा कि हमारा पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप है, मतलब ऐसा फसल हो जो कि अपने कीड़े को लगने ही नहीं दे। तीसरा है कि जो खेती के बाद में जो फसल जल्दी सड़ जाते हैं, उसकी क्षमता को बढ़ाया जा सके। खनिज लवण है, वो ज़्यादा उसको इफिशियंसी, उसकी क्षमता बढ़ाया जाए, मतलब थोड़ा भी खनिज लवण का उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सकें। फूड में जो खाना वो अगर होता है उसमें हम लोग ज़्यादा हम लोग पोषण शक्ति उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। बीटी टॉक्सिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ऐसा पदार्थ जो कि अगर कोई कीड़ा बाहर से लगता है तो उसको जो खाएगा वो मर जाएगा, तो कीड़ा जो है उस पेड़ पौधे पे नहीं लगेंगे। उसके बाद में है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। अब हम लोग देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हेल्थ सेक्टर में किस प्रकार है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, दवा के क्षेत्र में किस प्रकार से इस्तेमाल होता है। पहला टर्म आता है इसमें बायो फार्मास्यूटिकल्स। बायो फार्मास्यूटिकल्स का देखिए, आप इसको इंग्लिश टर्म भी लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में, आप डायरेक्ट इसको इंग्लिश टर्म ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम है तो उसको इंग्लिश में नहीं लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं। बायो फार्मास्यूटिकल्स क्या होता है कि हम लोग ऐसे दवा का निर्माण करते हैं जिसमें कि सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग सिंथेटिक मटेरियल या फिर जो रासायनिक तत्व होता है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस प्रकार का जो ड्रग्स बनता है, जो दवा बनता है, उसी को हम लोग कहते हैं बायो फार्मास्यूटिकल्स। अभी जो है साइंटिस्ट है इस पर काफ़ी रिसर्च किए हैं और ऐसे बायोस्यूटिकल्स प्रोडक्ट भी डेवलप किए हैं, ऐसे दवा डेवलप किए हैं जो कि जो सीरियस बीमारी होता है, हेपेटाइटिस, कैंसर, हार्ट डिजीज, इन सारी समस्याओं को दूर किया जा सकता है बायो फार्मास्यूटिकल्स की मदद से। दूसरा टर्म आता है वो आता है जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी का मतलब हमारा जीन अगर कुछ किसी वजह से अफेक्टेड है तो उस जीन को हम लोग पहचानें और फिर उसका उपचार करें। थेरेपी मतलब उसको मरम्मत करें, उसको उपचार करें। तो हम लोग डायग्नोस करते हैं डिजीज को, जैसे कि कैंसर हो गया, पार्किंसंस बीमारी हो गया, उसको पहले हम लोग टेक्निक से हम लोग इस्तेमाल करके उसको देखते हैं और उसमें देखते हैं कि जीन कोई अफेक्टेड है, कोई प्रभावित, जो जिसको नुकसान हुआ है उसे जीन को, वैसे जीन को हम लोग उसको रिपेयर कर सकते हैं या फिर उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये हो गया हमारा जीन थेरेपी। तो बहुत जगह है कि नए जीन को उसमें ऐड किया जाता है या फिर बहुत जीन में उसको करेक्ट किया जा सकता है, उसमें अगर डिसऑर्डर है तो उसको करेक्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या है, जेनेटिकली इन्फॉर्मेशन लेना होगा और उसके बाद में जीन को हमारे शरीर के अनुसार कैसे परफॉर्मेंस करता है उसके अनुसार उसको उपचार करना होगा। तो दूसरा हो गया जीन थेरेपी।
तीसरा टर्म आता है फार्मेकोजिनोमिक्स। फार्मेकोजिनोमिक्स में क्या होता है कि वैसा फार्मास्यूटिकल्स जो हमारे शरीर को सूट करे, मतलब वैसे दवा बनाया सकता है जो कि हमारे शरीर को सूट करे। उसके लिए क्या है, सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि हमारे शरीर को किस प्रकार की दवा चाहिए। उसके बाद में उसके संबंधित जो राइट ड्रग है, जो दवा है, वो बनाया जाए। कितना डोज होना चाहिए वो बनाया जाए, और किस समय लिया जाए। ये सभी के लिए, सारे पेशेंट्स के लिए इस तरह का लागू होता है। तो फार्माकोजेनोमिक्स को हम लोग समझ सकते हैं कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मेथड है जो कि यूज करता है जेनेटिकली इंफॉर्मेशन किसी भी पर्सनालिटी के लिए। वो हमारे बॉडी को एनालाइज करता है, समझता है और बतलाता है कि इस ड्रग्स का इस पर क्या असर पड़ेगा। यानी इसमें फार्मास्यूटिकल्स और जीनोमिक्स दोनों का एक तरह से कह सकते हैं मिक्सचर है। अगला जो टर्म आता है वो आता है जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग का मतलब होता है जीन को टेस्ट करना। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि हेरिडेटरी होती है, मतलब अपने माँ बाप से उन बच्चों में वो समस्याएं, वो बीमारियां आ जाती है। यानी कैरियर स्क्रीन, सेक्स एंड कैरियर स्क्रीनिंग होता है, मतलब माँ बाप से जो है वो बच्चों में इस प्रकार ट्रांसफर होता है। तो इस तरह का हम लोग तकनीक का, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग इस जीन को टेस्ट कर सकते हैं, और डीएनए में जो समस्याएं हैं उसको, जो सीक्वेंस है उसको हम लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसमें हम लोग बदलाव ला सकते हैं और इस तरह की बीमारी को हम लोग रोक सकते हैं। इसका हम लोग आगे का एप्लीकेशन देखें तो हो गया वैक्सीन्स। बहुत सारे वैक्सीन्स दवा वगैरह बनाने में, इंजेक्शन वगैरह बनाने में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारे ओरल वैक्सीन है जो कि अभी काम कर रहे हैं, तो वैक्सीन बनाने में भी हमको हेल्प करता है। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स वगैरह ड्रग्स बनाने में, एंटीबायोटिक दवा बनाने में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। डीएनए, फिंगर प्रिंटिंग, इसका एप्लीकेशन और भी कई जगह है। तो हम लोग इन सारे पॉइंट्स को इतना कर सकते हैं। क्लोनिंग में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र का एप्लीकेशन हो गया हेल्थ के क्षेत्र में। अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इन्वायरमेंट। अब बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव तकनीक का, जैव प्रौद्योगिकी का हम लोग इन्वायरमेंट के क्षेत्र में किस प्रकार एप्लीकेशन होता है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहला टर्म आता है वो आता है बायोमार्कर। ये 4-5 टर्म होगा जिसको आप ध्यान में रखिएगा तो आपका आंसर कंप्लीट होगा। बायोमार्कर मतलब वो हमारे इन्वायरमेंट का एक पहचान दे रहा है कि इन्वायरमेंट हमारा कितना डैमेज हुआ है, कितना इसमें नुकसान हुआ है। और इसके लिए क्या होता है कि इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ केमिकल्स वगैरह ऐसा होता है जो कि रिस्पॉन्स देता है कि हमारा अगर उस इन्वायरमेंट में अगर पॉल्यूशन ज़्यादा है तो केमिकल रिएक्शन में कुछ उसमें बदलाव आएगा। उस बदलाव से पता चलेगा हमें कि इन्वायरमेंट हमारा कितना नुकसान है, कितना हमारा क्षतिग्रस्त हुआ है। यानी हमारा जो पॉल्यूशन जो है, जो टॉक्सिन जो फैला हुआ है इन्वायरमेंट में, जहर फैला हुआ है, वो जब केमिकल से रिएक्शन करेगा तो बताएगा। मतलब बायोमार का एक पहचान हो गया कि आपका इन्वायरमेंट कितना डैमेज हुआ है, इन्वायरमेंट में कितना पॉल्यूशन है। दूसरा टर्म आता है बायो एनर्जी, जिसको हम लोग कहते हैं बायोफ्यूल भी। मतलब एनर्जी का रूप है जो कि हम लोग बायोलॉजिकल बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से एनर्जी का हम लोग अलग अलग ढंग के हम लोग डेवलप कर सकते हैं, जिसमें कि बायोगैस हो गया, बायोमास, बायोफ्यूल्स, हाइड्रोजन, ये सारे जो है बायो एनर्जी का ही रूप हो जाते हैं। अब इसमें बायो एनर्जी का हम लोग ज़्यादातर इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये जो है हमारे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशंस को कम करने में हेल्प करता है, और हम लोग कुछ वैसे बायोडीजल्स वगैरह बना सकते हैं जो कि पेड़ पौधे से निकाला जा सकता है। तो इन सारे क्षेत्र में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बायो एनर्जी। तीसरा हो गया बायो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन का मतलब क्या हो गया? बायो रिमेडिएशन का मतलब हो गया कि जीव उपचार, मतलब जीवों द्वारा उपचार, मतलब एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कि सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि जीवाणु हो गया या फिर एंजाइम हो गया, इन सब को इस्तेमाल करते हैं पर्यावरण में जो गंदगी है, पर्यावरण का जो पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए, और पर्यावरण को अपने जो पहले का सिचुएशन है, पहले का स्थिति प्राकृतिक रूप में लाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बायो रिमेडिएशन। बायो मतलब जीव हो गया, और रिमेडिएशन मतलब उसका उपचार हो गया। तो जीवों के द्वारा हम लोग इन्वायरमेंट को उपचार करते हैं। फिर आता है अगला टर्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कुछ हम लोग ऐसे चीज़ों को बना सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं जो कि एनवायरनमेंट में हमारा जो टॉक्सिक है, जो हमारा जहर है, उसको नॉन टॉक्सिक में बदल दे, मतलब ट्रांसफॉर्म कर दे। जो जहरीला चीज़ है उसको ऐसा बायो प्रोडक्ट बनाए कि जो जहरीला नहीं हो। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोसेंसर्स का मतलब हो गया जैव संवेदन। और बायोसेंसर में होता है कि इसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी या जैव पदार्थ की मदद से हम लोग कोई भी सॉल्यूशन हो गया, कोई भी विलयन है, उसमें हम लोग पदार्थ का जो मात्रा है उसको हम लोग विश्लेषण करते हैं, उसको समझते हैं। जैसे कि उसमें हार्मोन्स, एंजाइम कैसे हैं, ये हमारा बायोटिक हो गया। और उसी तरह से हम लोग देखेंगे उसका ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन कितना है, तो उसको जो हम लोग समझते हैं वही हमारा हो गया बायोसेंसर्स। इसका उदाहरण हम लोग क्या करते हैं, जल प्रदूषण को हम लोग नियंत्रण करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो खाद्य पदार्थ है उसका स्वाद को जांचने के लिए, ग्लूकोज होता है उसको संश्लेषक के रूप में,
हमारे ब्लड में कितना एंटीजन है, इस सब को मापने के लिए हम लोग बायो सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा और भी एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए, उसको क्लीन रखने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट काइंड से इस्तेमाल कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। वेस्ट मैनेजमेंट, जो कूड़ा कचरा उसको मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट बना सकते हैं जो कि इन्वायरमेंट में विकट परिस्थितियों में, मतलब डिफरेंट कंडीशंस में भी वो प्लांट रहे और हमें काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई करे। तो मतलब ऐसे टोलरेंट प्लांट भी हम लोग ग्रो कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बना सकते हैं, और कंपोस्ट भी हम लोग बना सकते हैं। तो इतने सारे जो है बायोटेक्नोलॉजी का जो है इन्वायरमेंट के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल है। तो हम लोग इन सारी चीज़ों को देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। गाइडलाइंस में है कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है कुछ गाइडलाइंस जो है फॉर्मुलेट किया है, जिसके अंदर कोई भी अगर रिसर्च किया जाता है बायो साइंस पे, उसको बढ़ावा दिया जाए और इसमें इंडस्ट्री और जो पीपल के लिए, जो लोगों के लिए जो फायदेमंद हो, वैसे रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है रेगुलेशंस करता है। उसके लिए क्या है कि आपको कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसके लिए ICSCR, मतलब इंस्टीट्यूशनल कमिटी फॉर स्टेम सेल रिसर्च, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, यहाँ पे जरूरी है, तभी आप रिसर्च कर सकते हैं। नेशनल गाइडलाइन फॉर स्टेम सेल रिसर्च 2013 में आया था, जिसमें कि सारे इंस्टीट्यूशंस में जहाँ भी रिसर्च चल रहा है ह्यूमन सेल पे, वो जो है ICSCR कमिटी का वो गठन करेगा और रजिस्टर करेगा। नेशनल गाइडलाइन जो है स्टेम सेल रिसर्च के लिए 2017 में आया था। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो रिसर्च अगर मिसकंडक्ट होता है तो उस पर अपना स्टेटमेंट देना होगा। फिर जो प्रोबायोटिक, मतलब वैसे वैसे जीव को बनाना है, मतलब वैसे लाइव बैक्टीरिया जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, तो उसको पता लगाना, उसके लिए गाइडलाइंस है। फिर बायोसेफ्टी, बायोलॉजिकल जो सुरक्षा होता है, उसके लिए भी गाइडलाइन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से भारत सरकार के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बनाती रहती है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देख लिए हैं, बायोटेक्नोलॉजी संबंधित महत्वपूर्ण सारे पॉइंट्स को हम लोग देख लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।